I'll manage it. हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, इकोनॉमी की दुनिया में, अर्थशास्त्र में कुछ घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं और वो घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि जहां पर उथल-पुथल बहुत जारी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की घटना हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के फेड यानी कि वहां के जो रिजर्व बैंक हैं, उनके द्वारा रेट को बढ़ाए जाने की बात हो, या फिर ये हो सकता है कि दुनिया भर में जो हमारे कच्चे तेल की कीमतें हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि क्रूड ऑयल, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर भी है। एलआईसी का जो आईपीओ है, वो भी वहां पर आ रहा है, तो उसको भी देखा जाए तो हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और वो भी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। दोस्तों, रोजी रोटी हमेशा ये मुद्दे आपके पास लेकर आता है कि जो हमारी रोज की जो घर की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसको देखा जाए तो वो गहरा असर डालता है। हमेशा की तरह हर हफ्ते हमारे साथ इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए, खास तौर से यूएस फेड के ऊपर, क्रूड ऑयल के बढ़ते रेट के ऊपर हमारे साथ हैं नयन पारिक भाई। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अ, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं इस समय कुछ ऐसी क्या कहते हैं चुनौतियों से, जो हमने शायद 3-4 महीने पहले कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले आएंगे हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। $93 और कुछ जो इकोनॉमी के जो बड़े अपना विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये कोई हैरानी नहीं होगी कि ये 2 महीने के अंदर-अंदर 100 क्रॉस कर जाए। अब 100 क्रॉस करने का मतलब है कि हमने तो, या भारत सरकार ने $100 के रेट को शायद फिगर आउट नहीं किया हुआ है अपने इकोनॉमिक जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, या उसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है, उसके अंदर हमने उसको फिगर आउट नहीं किया है। तो अब इसको फिगर आउट करना ज़रूरी हो गया है कि क्योंकि हम 70-80 के आसपास का एवरेज लेके चल रहे थे, बट फिलहाल तो ये 90 के ऊपर हॉवर कर रहा है, नीचे आने का चांस लग नहीं रहा है। यूक्रेन रशिया का थ्रेट रियल हो चुका है। फेड रेट्स जो हैं, वो भी एक रियल थ्रेट के रूप में आ रहे हैं। तो मुद्दे हैं बहुत सारे जो दुनिया के सभी देशों को विचलित कर रहे हैं। नयन भाई, जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है। आम आदमी के हिसाब से तो जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे 5 राज्यों के, और ये शूट अप होने शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद है कि 5 से 7 रुपए का मिनिमम एक इजाफा आपको देखने को मिल सकता है, जो मेरे अनुसार या कई विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्रूड ऑयल के हिसाब से जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इकोनॉमी के या उसकी ग्रोथ की या बाकी, अपसेट हो सकती हैं? आपकी और माइक मेरा। बिल्कुल आपने ये माइल्डली रखा कि अपसेट हो सकती है कि नहीं, पर हम सब जानते हैं कि ये पूरे जो हमारे आंकड़े हैं, पूरा हमारा जो गणित है, इसको डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि जी। देखिए, पिछले कोरोना आने के बाद $100 तो हमारा एक पुराना एक अलार्म बेल बजाने वाला लेवल था कि $100 हो गया जब क्रूड, तब हम लोग समझते थे कि अब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। और अब तो हमने ये कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम सीधे क्रूड ऑयल के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए जैसे ही वो दाम बढ़ेंगे तब बढ़ना तो पक्का है। कभी कभी दाम कम होते हैं तो हमने देखा है कि कम नहीं होता है रेट, पर यदि जब भी दाम बढ़ता है तो इमीडिएटली दाम बढ़ने की संभावना होती ही है। आपने जैसे कहा कि इलेक्शन की वजह से अभी थोड़ा सा वक्त, मेरे ख्याल से ऑयल कंपनीज इस रेट को नहीं बढ़ा रही है, पर महीने के टाइम पे मेरे ख्याल से ये रेट बिल्कुल बढ़ने चाहिए। और एक तब एक चीज मैं जाके पूछना चाहूंगा नयन भाई। जी आपने एक जी। शब्द यूज किया, ऑयल कंपनी इसके रेट नहीं बढ़ा रही है। मुझे नहीं लगता कि ऑयल कंपनी के हाथ में ये पावर है कि वो उसको 3 महीने से रोक के रखें। ये तो सरकारी आदेश है जिसको सरकार मानती नहीं है सर। पर सरकारी आदेश के अनुसार ही ऑयल कंपनीज ये करती होगी, वरना ऑयल कंपनीज को तो क्या लेना देना इलेक्शन इश्यूज से। ऑयल कंपनीज तो यदि सिर्फ आप प्रोफेशनल तरीके से इसको देखे तो उनको तो फॉर्मूला के हिसाब से आगे पास ऑन करना है। और हमने देखा था आगे भी
वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम पे, बाकी के इलेक्शन के टाइम पे, कि इलेक्शन के टाइम पे सरकार एक थोड़ा सा जोर देती है कि अभी पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए जाए, और ऑयल कंपनी समहाउ ओब्लाइज। तो आपने जैसे कहा सीधा ऑयल कंपनीज के हाल पे छोड़ दें तो ऑयल कंपनीज अपना बढ़ाती जाएगी, और जो इलेक्शन का रिलेशनशिप है वो सरकार के साथ ज़्यादा है, उनको सरोकार ज़्यादा है, और उनको एक पब्लिक फीलिंग की ज़्यादा परवाह रहती है इलेक्शन के टाइम पे। तो इसीलिए इलेक्शन के टाइम पे जो नहीं बढ़ा रेट, मेरे ख्याल से वो एकदम से बढ़ने की उम्मीद है। पर मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ रोजी रोटी के ये कार्यक्रम आपका जो है वो बल वाला कार्यक्रम है, उसके जरिए एक बार पीछे भी ये हुआ था कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और आपने अपील की थी, और कहीं ना कहीं वो तब एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने इसमें एक थोड़ा सा कमी करके लोगों को मदद की थी। मैं समझ रहा हूँ कि वो परिस्थिति 1-2 महीने में जरूर आएगी और दाम बढ़ेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि तब एक बार दोबारा सरकार के लिए एक चुनौती होगी कि कैसे ड्यूटी कम करके फिर थोड़ा सा अपने पे बर्डन ले ले। देखिए, आम आदमी की जो रोजी रोटी हमारा कार्यक्रम देखते हैं उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है अभी। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के एक बहुत बड़े चैलेंजेस हम लोग सब फेस कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हम लोग अभी, क्योंकि हमारा कैपेक्स पे जोर है, तो इस बजट में हमने देखा कि हम लोग सोशल सेक्टर में, खास करके नरेगा वगैरह में, अपने एलोकेशन को कम हमको करना पड़ रहा है। तो जो अनएम्प्लॉयड है उनके पास एक ऑल्टरनेट इनकम आने की संभावना अब और कम हो गई है। एजुकेशन और हेल्थ के बिल्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी, हम देख रहे हैं कि उसमें भी हमारे चैलेंजेस है। तो ये सब चैलेंजेस के साथ, और इन्फ्लेशन में ऑयल से लेके वेजिटेबल से लेके हर चीज के दाम जो बढ़ रहे हैं, अभी आप देखिए इकोनॉमी में, यदि प्रॉक्टर गैम्बल से लेके यदि आप पार्ले बिस्किट तक देखें, तो सब कोई फेस कर रहा है कि 20-25% के ऊपर उनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं। और वो कॉस्ट अब यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसकी एक कास्केडिंग इफेक्ट है, क्योंकि वो जो पेट्रोल डीजल का जो रेट में इजाफा होता है वो आपको बार बार परेशान करता है। आप जब पेट्रोल डलवाते हैं अपने स्कूटर में तब भी परेशान करता है, और आप कोई सब्जी लाते हैं तभी भी परेशान करता है, क्योंकि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, और हर चीज में जब ये दाम बढ़ेंगे तो उसकी जो असर आएगी, उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि सरकार के लिए एक और चुनौती होगी। एंड आई एम श्योर कि सरकार उस पर कोई काम करेगी, पर एक आध महीना मेरे ख्याल से अब तक, जब तक कि इलेक्शन का माहौल है, तब शायद ये रेट ना बढ़े। आगे जरूर बढ़ेंगे ऐसे लग रहा है। नैन भाई, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, और हम सबको महंगाई के एक बड़े झटके के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। 11-12% पे होलसेल इन्फ्लेशन चल रहा है, 5.5-6 के बीच में इस टाइम रिटेल इन्फ्लेशन है, और अभी 12 तारीख और 14 तारीख के आसपास आपको होलसेल रिटेल के रेट्स वापस से आ जाएंगे, जिनके फिर से थोड़े से बढ़ने की संभावना है। और जब ये रेट बढ़ेंगे ऑयल के, डीजल, पेट्रोल के, तो फिर से महंगाई का दानव बॉटल में से बाहर आ जाएगा। हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, यूएस फेड का मुद्दा, यानी कि बढ़ते हुए रेट। और एक साथ में एक समस्या ये है कि सरकार इस साल लगभग जो 39.5 लाख करोड़ का बजट है, राउंड फिगर करूं तो 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का, जी। अब उसमें से करीब 16.6 लाख करोड़ का या 66 लाख करोड़ का बोरोइंग है, तो राउंड फिगर कर दूं तो 17 लाख करोड़ का। अब 40 लाख करोड़ के बजट में 17 लाख करोड़ की बोरोइंग है, और उस बोरोइंग में से करीब करीब 11.5-12 लाख की बोरोइंग जो है बॉन्ड मार्केट से है, बाहर से है। अब यही सरकार को नर्वस कर रही है कि इतनी बड़ी बोरोइंग आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सरकार ने मार्केट में जाके की नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट एवर बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। तो इसको हम, वो क्या कहते हैं ना कि वो 6.4, 6.9 या 6.3% का फिस्कल डेफिसिट, वो नजरिए से मत देखो। इतना समझो 17 लाख करोड़ की बोरोइंग है, जिसमें करीब 12 लाख करोड़ बाजार से उठाने हैं, और बाजार में रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि पैसा निकलकर अमेरिका जा रहा है। सर, ये चक्कर क्या है यूएस फेड का, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, यूएस और इवन मैं इसमें यूरोप का काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव भी जोड़ूंगा कि यूरोप में जो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है वो भी अब
थिंग ऑफ पास्ट बनने जा रहा है। उसमें भी एक पैसे का जो कॉस्ट है वो हर साल का बढ़ता जाएगा। और यूएस फेड तो खैर एक अपना इंडिकेशन दे ही चुका है कि अब अगले टाइम पे रेट्स वुड फर्म अप, और यदि रेट्स फर्म अप होते हैं, जो कि शुरू हो गया है और आगे का ट्रेंड साफ नजर आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और यूएस इज फेसिंग ऑल्सो इन्फ्लेशन विच दे हैव नेवर फेस्ड बिफोर। मतलब पिछले कई सालों से, लास्ट फ्यू डेकेड्स वी डोंट रिमेम्बर कि इतना इन्फ्लेशन कहीं अमेरिका में आया हुआ है। तो इतना इन्फ्लेशन जब हो रहा है, जो कि वो उनको जीरो इन्फ्लेशन की आदत थी कितने सालों तक, कि दाम वो के वो रह रहे हैं, अपने जो एटलीस्ट घर में रोजी रोटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों के तो दाम ऑलमोस्ट नहीं बढ़ रहे थे। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ है। यूएस फेड ने नक्की किया है कि एटलीस्ट वो रेट अपने फॉर्म अप करेगा। मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अभी मीटिंग होने जा रही है इस महीने में, उसमें यूएस फेड के रेट के बाद हम लोगों को भी एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम भी अपने रेट बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। आर वी फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द यूएस? पर यदि ये करते हैं तो इन्फ्लेशन को टू एन एक्सटेंट हम लोग फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट। और उसके क्या क्या बाकी के साइड इफेक्ट्स होंगे वो हम सबको पता है। पर यूएस फेड रेट की बढ़ने की संभावना मुझे पूरी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यूएस के एग्जाम्पल को फॉलो करके यहाँ रेट बढ़ाए, वो एक पॉसिबिलिटी क्लियर नजर आ रही है। एक चीज और निकल के आई है कि यूएस के रेट बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 2 साल पहले अमेरिका की इकोनॉमी, जो कि करीब करीब 20-22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, कई लोग उसको 24 ट्रिलियन डॉलर भी काउंट करते हैं, पर हम ओवरऑल 20-22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास लेके चले, तो उनके ऊपर 23 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था सरकार के ऊपर। इन 2 सालों में उन्होंने 7 ट्रिलियन डॉलर के नोट छापे हैं, डॉलर। और अब उनका कर्जा 2 साल में 23 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 30 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है। मैंने एपिसोड भी किया था उसके ऊपर। तो जब इतना ज्यादा मनी छाप के लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है, तो इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा अमेरिका में, नयन भाई? बिल्कुल, आपकी बात सही है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, तब ये एक डिफिकल्ट डिसीजन सब सरकारों के सामने था। और यूएस ने तो ऑफ कोर्स नोट छापी है, यूएस ने सीधे पैसे लोगों के अकाउंट में भी जमा कराए हैं। तो ये है कि उन्होंने नोट छापी, जो भी जरूरत पड़ा वो किया। पर हम समझ रहे थे सामने कि ये महामारी भी ऐसी है कि एक सेंचुरी के बाद जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, इसके बाद का एक ये महासंकट हमारे सबके सामने था। और उसमें लोगों के पास पैसे रहे, लोगों की जिल्लतें जितनी हो इतनी कम हो, उसके लिए, क्योंकि लोग घर पे बैठ रहे थे, लॉकडाउन था, क्या करेगा इंसान। तो उस टाइम पे एटलीस्ट एक थोड़े से पैसे लोगों के जेब में रखना जरूरी था। हम लोग वो नहीं कर पाए हैं इंडिया में काफी कारणों के साथ, और हम लोगों ने उसकी अपनी रोजी रोटी के काफी एपिसोड पे बात भी की है। तो अमेरिका ने एटलीस्ट ये किया कि नोट छापी, और मेरे ख्याल से काफी सरकारों ने ये किया है, क्योंकि वो जरूरी था कि इस टाइम का तकाजा था कि आप और क्या करते। तो आपने नोट्स भी इतनी छापी, आपने जैसे कहा बोरोइंग भी उनकी बढ़ी है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की भी बोरोइंग बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ही एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपना प्लान ड्रॉ किया है। तो ये सब हालात के होते हुए आपने कहा कि जो नोट छापी है उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो एक इजी मनी पॉलिसी करी हुई है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स भी बढ़े हैं, उसको अब मेरे ख्याल से हम लोग बदलता हुआ देख रहे हैं। और देखिए, कोरोना का भी एक जो कहर था, वो अब ओमिक्रॉन हम लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया जितना कि वो दूसरी लहर ने किया था। इतने ज्यादा डेथ्स नहीं हुए, इतने ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए, थोड़े से हम तैयार भी थे, थोड़ा सा हम लोगों ने अपना टीकाकरण भी कर लिया था। ये सब की एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि ये जो लास्ट लहर थी वो इतनी प्रभावित हम लोगों को नहीं किया। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो अब रिवर्सल का जो ट्रेंड है वो शुरू हो गया, कि अब देखिए कोरोना का एक एग्जिट हम लोगों को लग रहा है कि शायद होगा, और हो यदि रहेगा, एक और भी लहर आएगी तो इतना हम लोगों को परेशान नहीं करेगी। इस सिचुएशन में जो अभी इजी मनी पॉलिसी थी, मेरे ख्याल से उसमें रिवर्सल आ सकता है। और ये जो आपने करेंसी नोट छपते हुए देखी है, एक इजी मनी अवेलेबल करते हुए देखा है, इंटरेस्ट रेट को आपने बिल्कुल एक अलग लेवल पे देखा था, वो सब सिचुएशन मेरे ख्याल से अब बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोग्राम के अंत में, जैसे कि अक्सर मैं एक टेल पीस देता हूं, इस बार का टेल पीस दोस्तों अलग है।
और उस पे मैंने एक्चुअली कल 2 एपिसोड किए हैं। एक ऐसा टेल पीस जो दुनिया के 200 करोड़ लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करने जा रहा है। 200 करोड़ लोगों को, जिसमें चाइना भी है, सेंट्रल एशिया भी है, पूरा का पूरा साउथ एशिया भी है। वो खबर है, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें से एक थिकेस्ट ग्लेशियर जो होता है, जो माना जाता है, वो साउथ कोल ग्लेशियर है, जो एवरेस्ट की 26,000 फीट की ऊंचाई पर है। 26,000 फीट की ऊंचाई पर। ये वही ऊंचाई है जिसके आसपास उनका बेस कैंप भी है, जहां से फाइनल आपका जर्नी स्टार्ट होती है 29,000 फीट की, 29,028 फीट एग्जैक्टली एवरेस्ट। और 26,000 फुट की ऊंचाई पर ये साउथ कोल ग्लेशियर है, जिसकी जो थिकनेस है वो आज से 25 साल पहले 184 फीट थी, 54 मीटर। इट हैज मेल्टेड फुली। आप अंदाजा लगाइए 26,000 फीट की ऊंचाई पर अगर ये ग्लेशियर पिघल चुका है एंड इट में वैनिश इन फ्यू इयर्स, जो कि अब नए क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है, तो भारत की ओर, चाइना की ओर, पाकिस्तान की ओर और उसके अलावा क्या कहते हैं, क्योंकि हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो बहुत सारे कंट्रीज को सेंट्रल एशिया साइड में प्रभावित करती हैं, जो उधर फ्लो जाते हैं उनकी, और चाइना की ओर फ्लो है, इंडिया और बांग्लादेश को फ्लो है, पाकिस्तान को फ्लो है। 200 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर के समाप्त होने का मतलब है कि साल में सिर्फ जब बारिश आएंगी 3-4 महीने वही पानी रहेगा, बाकी दिन पानी नहीं रहा करेगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सा हमारे ऊपर संकट है। आप तो सर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं नयन भाई। इस किस्म का संकट जो सामने दरवाजे पे खड़ा होकर नॉक कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे कि क्लाइमेट के ऊपर कितना बड़ा विभीषिका हमारे सामने खड़ा है। हम क्लाइमेट के समिट भी कर रहे हैं, हम सबक क्यों नहीं ले रहे सर नयन भाई? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ग्लासगो समिट में, आप बाकी की समिट में इसके बारे में बात करते हैं, पर सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है। अब ये नहीं है, पहले तो हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, अब आप बोल रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन का छोड़ो, अगले 5 साल में आपका क्या होगा यदि ये सिचुएशन आ रही है। आप कह रहे हैं 18 मजले का ऑलमोस्ट, जो एक आइस का पूरा थिकनेस हाँ चट्टान थी पूरी, 18 मजले की होगी, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं 180 फीट करीब, तो 184 फीट, 184 25 साल में 184 पिघल गया फीट। पूरा। तो बोलिए, तो आप ये समझिए कि ये इतनी बड़ी एक इमारत जो हो, यदि 18 मंजिले की, और वो यदि पूरी पिघल जाए 25 साल में, बर्फ की जो इतने सालों से रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है उसका क्या असर है वो तो सोचिए आप। और यदि ये 25 साल में पिघल गई, तो जैसे आपने कहा आगे 25 साल का क्या होगा, क्योंकि जो हमारा पीने का पानी होता है, जो स्वीट वाटर है, वो तो कहीं ज्यादातर हमारा जो वाटर है 90% प्लस तो समंदर का पानी है। ये 5-10% है जो कि ग्लेशियर और बाकी की जगह पे है, जो ही हमारी पूरे मीठे पानी की जरूरत पूरे विश्व की केटर करता है। और यदि ये पिघलना शुरू हो गया, तो ये संकट इतना दूर नहीं है जितना हम मान रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का इशू नहीं है शायद, ये हमारे जनरेशन का और अभी हैंडल करने का इशू है। और जो एक कह रहे थे कि नेक्स्ट वाटर वॉर, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉट फॉर वाटर, उसको हम लोग एक्चुअली देखते आ रहे हैं कि अब जो यदि विश्व युद्ध कोई होगा तो सिर्फ पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी के बगैर कैसे आप जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आजकल जो अगर लेटेस्ट अगर फोटोग्राफ आप देखो समर के माउंट एवरेस्ट के, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा हिस्सा, आपको वहां पे बर्फ बिल्कुल नहीं मिलेगी, रॉक्स नजर आएंगी आपको, जो एक ड्रेडेड सिनेरियो है कि एवरेस्ट के ऊपर रॉक्स का नजर आना पूरा एक पोर्शन का। दिस इज नॉट ए गुड साइन एक्चुअली। ये शायद वेरी बैड ओमेन आई बिलीव, और चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। खैर इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लेंगे आपसे विदा, और नयन पारिक जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला। हालांकि इस बार हम थोड़ा सा एक दिन डिले हो गए, उसके लिए माफी मांगेंगे दर्शक मित्रों, लेकिन फिर वादा तो वादा ही है, कभी कभी समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो माफ कर दीजिएगा। फिर से अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे वही सोमवार के दिन आपसे फिर से हम मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नयन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच।